मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री ने खुलकर कह दिया कि एक परिवार में दो कानून क्यों, और इस सवाल के बाद अब सवालों की बौछार होने लगी है और सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिया गया है। बिल्कुल, लेकिन इसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी का अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यूसीसी पर संसदीय समिति ने 3 जुलाई को बैठक बुलाई है और इसके बाद देश में क्या कुछ बदल जाएगा हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि बीजेपी अपने 4 कोर एजेंडे पर पिछले 9 साल में कहां तक पहुंची है। इंफॉर्मेशन वॉल से आज सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि यहां महत्वपूर्ण है यूसीसी लागू करने को जो बड़ा वादा किया गया है उसकी स्थिति, प्रस्ताव है ये, और उसके असर की बातचीत आज हम चर्चा में भी करेंगे क्योंकि राजनीतिक विरोध जिस तरीके से शुरू हो गया है, लेकिन कुछ विपक्षी पार्टियां भी रजामंद हो चुकी हैं। ये पिछले 9 साल के उन वादों की बात कर रहे हैं जिसमें महत्वपूर्ण करुणा राम मंदिर भी बिल्कुल, और भी जो कुछ कोर वादे उन पर क्या स्थिति, स्टेटस आप देखिए। राम मंदिर निर्माण स्थिति आप देखिए, जो राम मंदिर का निर्माण है वो हो रहा है और कोर्ट के फैसले के बाद कोई विरोध नहीं हुआ, सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी जरूर देखी गई। और तीसरा महत्वपूर्ण वादा वो था 370 हटाने का, और सबके सामने स्थिति है क्योंकि अपनी राजनीतिक लाइन पर कुछ पार्टियों ने जहां इसका विरोध किया लेकिन जनमत समर्थन भी साफ तौर पर 370 हटाने को लेकर नजर आया। करुणा, और देखिए एक और जो कोर वादा था वो क्या था, 3 तलाक का खात्मा करना। देखिए हालात क्या है, देखिए इसे किया गया बकायदा और समुदाय के अंदर से कोई खास विरोध नहीं हुआ, राजनीतिक विरोध जरूर हुआ जब 3 तलाक को खत्म किया गया उस दौरान। तो ये 4 महत्वपूर्ण वादे जिसका लेकर हम आगे भी चर्चा करने वाले हैं क्योंकि यूसीसी को लेकर कई बड़ी खबरें हमारे पास है और जिस तरीके से अब कॉमन सिविल कोड पर बड़ी खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक यूसीसी पर संसदीय समिति ने अब बैठक बुला ली है और सोमवार 3 जुलाई को दोपहर 3 बजे ये बैठक होने वाली है। लॉ कमीशन और कानूनी मामलों के प्रतिनिधि इसमें मौजूद रहेंगे। संसदीय समिति को यूसीसी बिल भेजा जा सकता है और मॉनसून सत्र में यूसीसी बिल लाया जा सकता है। तो इससे पहले कि जो यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात कर रहे हैं, इसका बेसिक आपको बताना बहुत जरूरी है कि आखिर कॉमन जो सिविल कोड है वो क्या है, इससे क्या बदल जाएगा। वैसे तो यूसीसी से कई बदलाव होंगे, ये वो सबसे बड़ी चीजें हैं जो इसका असर सीधा आप पर पड़ेगा। बिग वॉल के जरिए सीधे हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या बदलने वाला है। शादी, तलाक, उत्तराधिकार, ये देखिए उत्तराधिकार को लेकर भारत में अभी क्या है, अलग अलग समुदायों में उनके धर्म, आस्था और विश्वास के आधार पर जो कानून है वो बनाए गए जिसको हम पर्सनल लॉज भी बोलते हैं। लेकिन यूसीसी आने के बाद क्या बदलेगा? धर्म, आस्था, लिंग की परवाह किए बगैर सबके लिए एक कानून को लेकर जिस तरीके से ये प्रस्ताव है उस पर सभी के अपने अपने तर्क हैं और उसी तर्क के आधार पर आज हम आगे भी चर्चा करने वाले हैं, ये जानते हुए समझते हुए कि किस तरीके से सबके ये तर्क सामने आ रहे हैं। और इस बीच जिस तरीके से यूसीसी पर हंगामा हो रहा है उसमें महत्वपूर्ण बिंदु है हिंदू कोड बिल को लेकर, जहां 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है शादी, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से यह साफ तौर पर कहा जाता है कि 4 शादी तक करने की उन्हें छूट है। तो शादी के लिहाज से जिस तरीके से हंगामा हो रहा है उसी के साथ करुणा महत्वपूर्ण बिंदु और देखिए नेक्स्ट पॉइंट है तलाक का। अब इसमें देखिए हिंदू कोड बिल क्या बोलता है, बिना तलाक दूसरा विवाह अपराध है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो पर्सनल लॉ है वो क्या बोलता है, तलाक की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये जो अलग अलग जो विरोधाभास से बिंदु है, यही वजह है कि कॉमन लॉ की अब जो बात है वो यूसीसी के जरिए हो रही है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है शादी की उम्र को लेकर, क्योंकि हिंदू कोड बिल के मुताबिक 18 साल से पहले लड़की की शादी करना अपराध होता है, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक 15 साल की उम्र में शादी की छूट दी जाती है। और यही वो तर्क है जिस आधार पर अभी फिलहाल यूसीसी को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। और देखिए इसके बाद गुजारा भत्ता है, उस पर भी आप देखिए बड़ा विरोधाभास है, जहां हिंदू कोड बिल में यह कहा जाता है कि पत्नी गुजारा भत्ता मांग सकती है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या बोलता है, गुजारा भत्ता पर स्पष्ट कोई भी नियम नहीं है। तो ये जो बड़ी बातें हैं, ये जो बड़ा जो विरोधाभास है, और यही वजह है कि हम बोल रहे हैं जमकर हंगामा हो रहा है। हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को देखा किस तरह से साफ तौर पर विरोध की बात कही गई। हालांकि जिस तरीके से यहां पर समान कानून को लेकर बात हो रही है उसमें सभी के अपने अपने तर्क हैं और उसी लिहाज से पिछले कई घंटों से प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद इसको लेकर न सिर्फ सरकार की मंशा बल्कि टाइमिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त के चुनाव के मद्देनजर जिस तरीके से ये पूरा मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है उसमें राजनीतिक हित को देखते हुए भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए गए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण है इस बीच आपके सामने देश में मौजूद कानून को लेकर यहां पर स्थिति रख रहे हैं, क्योंकि
क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ की जिस तरीके से यहाँ पर डिटेल आपके सामने है, क्रिमिनल लॉ के लिहाज से देखें तो एक कानून है, जबकि सिविल लॉ में अपने अपने कानून हैं। और जिस तरीके से मौजूदा कानून की इस वक्त देश में स्थिति है, उस लिहाज से ये मुख्य बिंदु आपके सामने हम रख रहे हैं, क्योंकि ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि यूसीसी से एक समान सिविल लॉ जा है, किन मामलों पर इसके सीधे असर की बात कही जा रही है। विवाह और तलाक को लेकर महत्वपूर्ण है, और साथ ही महत्वपूर्ण यह भी है कि किस तरीके से बच्चों को गोद लेने और गुजारा भत्ता को लेकर भी एक मुख्य तौर पर बिंदु है जिस पर चर्चा हो रही है। उत्तराधिकार और वसीयत को लेकर चर्चा हो रही है। बच्चों के संरक्षण और संपत्ति बंटवारे को लेकर भी लगातार चर्चा की जा रही है। और यूसीसी से एक समान सिविल लॉ को लेकर ये जो तथ्य इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं, उसी आधार पर हम आगे चर्चा भी करेंगे, क्योंकि इस बीच बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी सर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, और साथ ही मोहम्मद फैज खान जो कि मुस्लिम स्कॉलर है वो भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और साथ ही जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले फैज खान साहब, मेरा सवाल आपसे है, आखिर अगर कानून के लिहाज से चीजों को स्पष्ट रूप पर रखा जा रहा है और उनसे सवाल और सुझाव उन सबको सुनिश्चित भी करने की बात कही जा रही है, तो एतराज क्यों? जी, मैं मोहम्मद फैज खान, एक राष्ट्रवादी मुसलमान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आ रहा है इसका हम पूर्ण समर्थन करते हैं। अब बात यह है कि ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल, जिनकी शुरू से राजनीति रही है कि मुसलमानों को भड़काकर, मुसलमानों को बहकाकर अपना राजनीतिक हित साधना, वो लोग ये विरोध कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान के एक कॉमेडियन हैं उमर शरीफ ने कॉमेडी में एक बहुत अच्छी बात कही कि पाकिस्तान में अगर शरीयत कानून नाफिज हो जाए तो आधा पाकिस्तान मतलब लूला हो जाएगा, उनका कटा हुआ हाथ लेकर घूमेंगे। यानी कि पाकिस्तान में भी अभी शरीयत कानून लागू नहीं है। अब यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये चाहता है कि शरीयत कानून रहे, जबकि भारत के संविधान से बनता है, और भारत का संविधान अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता राज्य लागू करेगा, ऐसा निर्देश देता है कि किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर अनुच्छेद 15 के अनुसार कोई भेदभाव नहीं होगा। तो यदि ये कानून आ रहा है तो हम इसका स्वागत करते हैं, और फिर कह रहा हूं, तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों को बहकाने का काम बंद करे, भड़काने का काम बंद करे और सही दिशा दे। ठीक है फैज खान साहब, आपने इसका स्वागत किया जो सरकार का अगला कदम है यूसीसी को लेकर। शिवम त्यागी, मेरा सवाल आपसे, लेकिन हमने देखा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ कहा कि वो इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे, तो जो ये विरोध की आवाजें उठ रही हैं, इसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से ना ये देश चल सकता है, ना संविधान ड्रिवन हो सकता है। जाहिर है संविधान के हिसाब से यहाँ पर ये देश चलेगा, और संविधान कहता है कि सम वे और दी अदर हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लाना ही चाहिए। 1948 के बाद से लगातार इस देश में इस बात पर चर्चा रही है, बहस रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग हिस्से में 6 ऐसे वर्डिक्ट्स हैं जिन पर बार बार कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लाते। शाहबानो के केस में 1985 में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, तीखी टिप्पणी है कि सरकार क्यों इस पर काम नहीं कर रही है या क्यों नहीं करना चाहती है। मुझे लगता है इस देश की जरूरत है, आना ही चाहिए। और जहां तक बात विरोध की है, मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि विरोध की जगह और भी बेहतर होगा अगर आपके पास कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव है तो प्लीज दीजिए, क्योंकि लॉ कमीशन के पास ऑलरेडी 8.5 लाख सुझाव पहुंच चुके हैं, और वो स्वागत है। अगर आपको लगता है कि किसी भी तरीके से आपको कुछ चीजें हैं जो रखनी है या जो बेहतर की जा सकती हैं, आप भेजिए ना उनको। किसी भी चीज से पहले जंप करना उचित नहीं। चर्चा इस पूरे मामले पर कई सालों से हो रही है, लेकिन जिस तरीके से ड्राफ्ट को लेकर और ड्राफ्ट में दिए गए सुझाव हैं, उस पर भी तो विरोधाभास नजर आता है। और ये जो डर और भय शब्द इस्तेमाल किया गया, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से ये मुद्दे सामने रखे गए हैं, एक डर पैदा कर दिया गया ये समझाते हुए कि जो मौजूदा कानून है वो रद्द हो जाएंगे? चर्चा करूंगी इस बारे में, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड में यूसीसी पर ड्राफ्ट लगभग अब फाइनल हो चुका है, और आज सीएम धामी को मसौदा भी कमेटी सौंपेगी। हाईकोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमेटी ने यह मसौदा तैयार किया है। हालांकि राज्यों में यूसीसी की स्थिति है क्या, इस बारे में इंफॉर्मेशन अब आपके सामने होगी, क्योंकि कई बड़ी खबरें इस पूरे मामले पर सामने आ रही है कि किस तरीके से अब उत्तराखंड में यूसीसी पर यह ड्राफ्ट लगभग फाइनल हो चुका है, और आज सीएम धामी को कमेटी ये ड्राफ्ट, ये रिपोर्ट सौंपने वाली है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको अभी बताई गई कि किस तरह से उत्तराखंड में यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो गया, लेकिन अलग अलग राज्यों में
यूसीसी को लेकर स्थिति क्या है यह जानना भी आपके लिए जरूरी। देखिए, गोवा की अगर बात की जाए तो यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से ही लागू है। इसके बाद अगले राज्य का अगर हम रुख करें, गुजरात की बात करते हैं, यहां पर अभी कमेटी बनाने की जो बात है वो सामने आ रही। इसके अलावा भी उत्तराखंड का आपने जिक्र किया, जहां पर ड्राफ्ट लगभग तैयार हो गया है। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो कमेटी बनाने का जो ऐलान है वो किया गया। अभिषेक जो है इस वक्त हमारे साथ जेडीयू से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, यह आप बताइए कि देखिए, अलग अलग राज्यों का हम जिक्र कर रहे हैं, उत्तराखंड में तो फाइनल हो गया है ड्राफ्ट, बिहार के क्या हालात है, बिहार में क्या स्थिति है, आप साथ हैं या नहीं? हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पहले इस पर अपना स्टैंड कई बार क्लियर किया। 2016 का भी दौर आपको याद होगा, तत्कालीन केंद्र की सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही थी, लॉ कमीशन से सभी डाटा और सभी चीजों के एनालिसिस के बाद रिपोर्ट मांगी गई थी। लगभग 2 वर्षों का समय लगा था। 2018 में लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और बताया था साफ तौर पर कि इसकी यूसीसी की न तो कोई आवश्यकता है ना ये वांछनीय। अब फिर से इतने दिनों के बाद इस मुद्दे को इतना बड़ा बनाना साफ तौर पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। हमें लगता है कि कोई भी काम करने से विभिन्न धर्मावलंबियों की राय नहीं मांगी गई, देश के आम जनमानस के नब्ज को नहीं समझा गया है और कुल मिलाकर फिर से इनकी एक तैयारी है कि कैसे हम इन चीजों को थोपे। जी, ये इनकी प्राथमिकता में शामिल। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है करुणा, उसका भी रुख करना चाहेंगे क्योंकि यूसीसी पर असदुद्दीन ओवैसी और फारूक अब्दुल्ला की तरफ से क्या कहा गया है, चर्चा करने से पहले सुन लेते हैं। सिविल कोड की भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या? आप वो करना चाह रहे? यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं आपसे ये कहूंगा, जो आजकल ये कर रहे हैं कि यूनिफाइड कॉमन कोड होना चाहिए, मैं समझता हूँ उसकी तरफ इनको सोचना चाहिए। ये मुल्क डाइवर्स है, इसमें हर किस्म के लोग रहते हैं, हर मजहब रहता है, हर जबान के लोग रहते हैं, हर सोच के लोग रहते हैं और मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, उसकी तरफ भी इनको नज़र रखनी चाहिए और इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाया। तो देखिए, ओवैसी ये बोल रहे हैं कि वो हिंदू लॉ की बात कर रहे हैं, यहां पर कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं हो रही। अब देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर यूसीसी पर, महाराष्ट्र कांग्रेस की क्या तैयारी है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने 9 सदस्यीय कमेटी बनाई है। यूसीसी के असर को समझने के लिए कमेटी तैयार की गई है। मुंबई यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर बालचंद्र मुंगेकर कमेटी की अगुवाई करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर अब जान लेते हैं कि कौन कौन सी विपक्षी पार्टियां यूसीसी पर सहमत होती नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले पर करुणा हंगामा हो रहा है, वहां आम आदमी पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया कुछ घंटे पहले ही, यानी परसों की यह खबर थी जब सैद्धांतिक समर्थन की यह बात कही गई और यह कहा कि तभी लागू किया जाना चाहिए जब इस पर सर्वसम्मति हो सके, यानी कंडीशंस के साथ वो रजामंद हैं। और इसके अलावा शिवसेना उद्धव गुट की बात की जाए तो उनका भी समर्थन मिला हुआ है। विभिन्न समुदायों पर क्या असर पड़ेगा, केंद्र पहले इसको स्पष्ट करे, शर्तें यानी कंडीशन अप्लाई यहां पर भी। और एनसीपी ना समर्थन ना विरोध, क्योंकि इतने बड़े फैसले पर जल्दबाजी की बात वो कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्दबाजी ऐसे में नहीं होनी चाहिए। तो जो पक्ष और विपक्ष जो तर्क इस पूरे मामले पर दिए जा रहे हैं, उस लिहाज से यह समझना बहुत जरूरी है कि यूसीसी को लेकर आखिर विपक्ष किस तरीके से समर्थन की बात कर रहा है। लेकिन इस बीच जो स्थिति फैज साहब यहां पर नजर आ रही है, धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन को लेकर सवाल, और महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरीके से प्रस्ताव को लेकर, ड्राफ्ट को लेकर बात होनी चाहिए, वो इस दिशा में बातचीत नहीं हो पा रही है सवाल उठाने की वजह से। देखिए, ड्राफ्ट को लेकर मामला सीरियस है, तभी ये सारे सुझाव मांगे गए हैं। और जितने राजनीतिक दलों का विरोध है, जितने लोगों का विरोध है, जितने तथाकथित मुस्लिम हितकारी लोगों का विरोध है, उनको चाहिए कि वो यूसीसी के लिए सुझाव दे। लॉ कमीशन ने सुझाव मांगे हैं, आप उसको सुझाव दीजिए। आपका सुझाव ठीक होगा तो उसे माना जाएगा, देश के हित में होगा तो माना जाएगा, नहीं होगा तो नहीं माना जाएगा। और जहां तक आप देखिए, ये भारत की बहुसंस्कृति की बात करें तो भाई, भारत की बहुसंस्कृति खान पान को लेकर, कपड़े को लेकर, निकाह को लेकर, पानी ग्रहण को लेकर, दूसरी चीजों में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केवल विवाह जो है, केवल तलाक जो है,
केवल उत्तराधिकार जो है और केवल गोद लेने के नियम जो है, इन चारों में जो अलग अलग चीजें हैं, कई महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ अन्याय हो जाता है, उनको यूनिफॉर्म करने की बात की जा रही है। ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि कई इस्लामिक देशों में तो ये लागू किया भी जा चुका है ना, हालांकि उसमें भी कई जगहों पर टर्म्स और कंडीशन जरूर हैं, लेकिन अब जो बैठक हुई है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, उन्होंने भी तो यही विचार किया है कि वो अपनी बात और अगर अपने सुझाव रखें तो फिर क्यों एक मत नजर नहीं आते सब यूसीसी को लेकर? यही मैं कहना चाह रहा हूं। आप अपने ये खामखा की राजनीति की जा रही है। भाई जब आपसे सुझाव मांग रहे हैं, आप सुझाव दीजिए, सुझाव आपसे मांगे जा रहे हैं, सुझाव दीजिए, सुझाव जब अच्छे आपके मिल जाएंगे तो वो चीजों को शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन आपको मुस्लिम को भड़काना है, आपको वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी है, इसलिए आप उनको कंफ्यूज कर रहे हैं। इस कंफ्यूजन को बिल्कुल ना कीजिए। किसी को कंफ्यूज करना, किसी का मजाक बनाना, ये इस्लाम में मना है। मैं आपको बताऊं, एक मिनट मैं बताऊं कि सही चीजों को छुपाना, इस्लाम में इसे काफिर कहा गया है। आप सही चीजों को छुपा, काफिर का मतलब ये नहीं है खाली मूर्ति पूजा। ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है, सही चीजों को छुपा रहा है, मुसलमानों को वर्गला रहा है, ठीक है, है, काफिर वाला ठीक है, मुस्लिमों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। शिवम, आप हाथ उठा रहे थे, मैं चाहूंगा आप जवाब दें, लेकिन साथ साथ में जिस तरह से ओवैसी ने बोला कि दरअसल ये यूसीसी नहीं है, ये मुस्लिम कोड बिल को लागू करने की जो बात है वो सामने रखी जा रही है, तो ये विरोध में जो आवाजें और जो आप अपना तर्क रखना चाहते थे, मैं चाहूंगा आप बताएं। आपका सवाल और सुरभि जी का सवाल एक ही है। उन्होंने कहा कि इस बिल को लेकर जिस तरीके से कुछ लोगों में डर है, उसका निवारण क्या होगा। बिल्कुल सही बात है, इस बिल को लेकर डर है, इस बिल को लेकर कांग्रेस में डर है, इस बिल को लेकर AIMIM में डर है, इस बिल को लेकर RJD में डर है, JDU में डर है। इस तरह के लोगों में डर है जिनको लगता है कि इस देश की जो बेटी है, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो, उसके हक अधिकार की अगर कोई बात करती है और सरकार इस बात को इंश्योर करती है कि 21वीं सदी में तो कम से कम किसी को इस तरीके से परेशान ना किया जाए, कहीं ना कहीं उनको रिलीफ मिल जाएगा, तो ये उनको बर्दाश्त नहीं होगा। और एक और चीज कहा गया कि भाई और बहुत सारी कंट्रीज में ये पहले से लागू है, बिल्कुल सही बात है। हम ना होने में कम से कम 100 साल लेट हैं। सुडान को 1929 में सुडान में ये आया, पाकिस्तान में 1956 में है, बांग्लादेश में 1972 में आया, इराक में 59 में आया, सीरिया में 1953 में आया, मलेशिया में 69 में आया। आप मुझे एक चीज बताइए, 75 साल हो गए हैं, शरिया तो इन सब देशों में भी है, बावजूद उसके समान नागरिक संहिता, महिला एक ऑब्जेक्ट नहीं है, उसके अधिकार हैं और वो मिलने उसको चाहिए चाहिए। किसी को इससे क्या नाराजगी हो सकती है? और अभिषेक झा ने कहा कि 2016 में लॉ कमीशन ने कहा था कि इसकी जरूरत नहीं है। मतलब लॉ कमीशन ने 2016 में जो बात कही थी उसको तो JDU मानेगा, लेकिन 2023 में जो बात कह रहे हैं उसको हम नहीं मानेंगे। अभिषेक से इस पर जवाब जरूर लूंगी। शिवम, जो बात आपने कही अभिषेक, उसके लिए मैं आपके पास आती हूं, लेकिन एक और बड़ी खबर है, क्योंकि पीएम के बयान के बाद अब यूसीसी पर जिस तरीके से चर्चा तेज हो चुकी है, यूसीसी लाने के लिए कवायद शुरू हो गई है और पक्ष विपक्ष में जिस तरीके से सियासी चर्चा हो रही है, उसी लिहाज पर आज ये चर्चा की जा रही है कि आखिर सुझाव और आने वाले वक्त में 3 जुलाई को होने वाली बैठक में किस तरीके से सवाल जवाब होंगे, ड्राफ्ट तैयार होगा। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये ही मायने में हिते तो अधिकांश परिवार मेरे मुस्लिम भाई बहन शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते।
प्रधानमंत्री के इसी बयान के बाद जिस तरीके से यूसीसी पर अब ये तूफान आ गया है, फारूक अब्दुल्ला की तरफ से क्या कहा गया है इंफॉर्मेशन वॉल पर, इस बारे में डिटेल आपके सामने, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं सरकार विचार करे कहीं कोई तूफान ना आ जाए। ये किस बात की ओर संकेत जा रहा है, यही सवाल है। बिल्कुल, और देखिए यहां पर असदुद्दीन ओवैसी क्या बोल रहे हैं, कानून लाने से मुसलमानों का कोई भला नहीं होने वाला, ये ओवैसी साहब बोल रहे हैं। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरीके से इस पूरे मामले पर लगातार 3 घंटे तक बैठक की है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड फैमिली लॉ छेड़ेंगे तो बवाल मच जाएगा, ये बात कह रहा है। इसके बाद जमीयत उलेमाए हिंद क्या बोल रहा है, ये संविधान से मिली धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। तो तूफान जहां जहां पर मचा हुआ है वो बयान इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, इतना विरोध क्यों? जिस तरह से शिवम त्यागी ने बोला कि आप बोल रहे हैं कि इसकी तो जरूरत नहीं, और इतना तूफान आखिर क्यों, जब सबको एक समान अधिकार मिलेगा, सबके लिए कानून बराबर हो जाएगा। मैंने साफ तौर पर जिक्र किया कि 16 में कैसे यह प्रस्तावित हुआ और 18 में कैसे इसको रिजेक्ट कर दिया, और अभी भी जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी नहीं है कहीं। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि देश में अमन चैन रहे, शांति रहे, कोई तूफान आने की बात भी, लेकिन इन चीजों को अगर थोपा जाएगा, अपने पॉलिटिकल एजेंडा को सेट किया जाएगा। ये लोग 75 वर्षों का जो हवाला दे रहे हैं, 9 वर्षों से तो इनकी भी सरकार है, तो अब क्यों, अब ये प्रोपेगेंडा क्यों, अब ये एजेंडा अभी इस तरह से थोपा जा रहा है। ठीक है शिवम, वाकई में क्या थोपा जा रहा है, जैसा विपक्ष बोल रहा है। अभिषेक, आपने बोल दिया, आप बोल रहे हैं थोपा जा रही है, मुझे लगता आपने पहले भी ये वर्ड बोला। सुबह सुबह आपने अभिषेक जी से कुछ ऐसे सवाल पूछ दिए कि उनके पास तर्क ही नहीं है। कहते हैं 16 में आया था, मना हो गई थी, तो अब क्यों आ रहा है। कहते हैं शांति क्यों भंग होनी है। देश के लिए कानून बन रहा है भाई, देश को तो कानून चाहिए ही ना। अगर किसी जेंडर के साथ कोई इनइक्वालिटी है और वो 75 साल से है, तो उसको आज भी ना हटाएं आपके हिसाब से, क्योंकि वो देश में शांति भंग हो जाएगी। क्यों हो जाएगी शांति भंग, बात कीजिए ना। और आपसे ही तो सुझाव मांगा जा रहा है, और कोई उहापोह की स्थिति नहीं है, बिल्कुल साफ स्थिति है। एक कानून आने वाला है जिसके बारे में देश से राय मांगी जा रही है, राय मांगने के बाद उसका मसौदा तैयार होगा, उसके बाद वो लोकसभा राज्यसभा में डिस्कस होगा और उसके बाद पास हो जाएगा। लेकिन किसी चीज को सिर्फ ये कह देना कि 75 साल से नहीं हुआ तो अब क्यों हुआ। हिंदू धर्म में भी बहुत सारी ऐसी प्रथा थी जिनको दूर किया गया। सती प्रथा थी जिसको लेकर राजा राम मोहन राय ने आंदोलन किया, देश ने इस बात को माना, उस चीज को सुधार किया, और तमाम ऐसी चीजें थी। 3 तलाक इसी देश में था, उसको दूर किया गया, सुधार किया गया, बेहतर किया गया। सुधार एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। अब आपके हिसाब से बैठे रहे तो बस एक तरफ से दूसरी तरफ से तीसरी तरफ से चौथी तरफ। अभिषेक इस पर जवाब भी देना चाहते हैं, और अभिषेक उस लिहाज से तो चर्चा कर रहे हैं कि अगर सुझाव आते हैं तो सुझाव के लिहाज से इसमें अगर कोई संशोधन भी होता है, कोई बदलाव भी होते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है ना कि पहले चर्चा करने के लिए टेबल पर तो आने के लिए राजी हो। कितनी एफर्मिटी है इनकी बातों में, ये साफ तौर पे बता रहे हैं कि सुझाव मांगे जा रहे हैं, सुझाव आ रहे हैं, और उसके बाद ये जो बिल है वो प्रस्तुत होगा लोकसभा में, राज्यसभा में, और पास हो जाएगा। मतलब ये एकदम श्योर है कि ये चीजें इस प्रक्रिया के हिसाब से चलनी है और पास हो जाना है। मतलब क्लियर है ना इनकी भाषा में कि चीजें मतलब आप चाहते हैं श्योर ना हो, आप चर्चा करें ना करें, आप चाहते हैं श्योर ना हो, ब्लैकमेलिंग रहे सरकार हमेशा, पास हो जाए। नहीं आप चाहते हैं श्योर ना हो। डिस्कशन के लिए भी तो श्योर है, सुझाव के लिए भी श्योर है, कानून के लिए भी श्योर है। हम समान नागरिक संहिता के लिए पिछले 75 साल से श्योर है। जनसंघ के जमाने का मैनिफेस्टो का मुद्दा है, और ये इकलौती भारतीय जनता पार्टी है जो 75 साल बाद भी अपने वादे पूरे करती है। शिवम, दरअसल वो सवाल इसलिए भी उठा रहे हैं क्योंकि विपक्ष ये बार बार उस सवाल उठा रहा है कि बीते 9 साल में आखिर क्यों नहीं, जब कोर वादे में यूसीसी शामिल था, अब जाकर क्यों। ये भी विपक्ष टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहा है। बात बहुत साफ है, भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से हर चीज को धीरे धीरे आगे लेकर गई है। चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे वो मामला 370 का हो, चाहे इस तरह के तमाम कानून का हो। मेरा मानना है सरकार प्लानिंग के तहत एक एक चीज को लेकर आगे बढ़ी है, इसमें टाइमिंग का कोई सवाल नहीं है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, कल कोई और निर्णय लेंगे तो इस पर फिर टाइमिंग पर सवाल उठेगा। मैं इस पर आपका रिएक्शन जरूर चाहूंगी, क्योंकि शिवम, तलाक पर भी टाइमिंग पर सवाल उठेगा। इस फैसले को लेकर सबसे बड़ा सवाल टाइमिंग को लेकर इसलिए उठाया गया क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव है, और चुनाव से पहले जिस तरीके से ये मुख्य तौर पर बड़ा मुद्दा बनते हुए लोगों के बीच एक मैसेजिंग के जरिए जा रहा है, यूसीसी को लेकर यही वजह है कि अब विरोध भी जताया जा रहा है। एक और बड़ी खबर पर जा रही हूं, उसके बाद चर्चा करती हूं, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से इस पूरे मामले पर आमने सामने आ चुकी है, उसी को लेकर बड़ी खबर है। आम आदमी पार्टी के समर्थन पर कांग्रेस ने ही अब सवाल उठा दिए हैं, और लोगों पर यूसीसी थोपना गलत है, ये कांग्रेस कह रही है। संविधान पर्सनल राइट की इज्जत करता है, कांग्रेस की तरफ से कहा गया। फैज साहब, अब ये देखिए आमने सामने, हालांकि यहां पर जिस विपक्षी एकजुटता को लेकर
तमाम बड़ी बैठक हो रही थी, कई ऐसे मुद्दे थे और उसमें अब यूसीसी तो सबसे बड़ा मुद्दा हो गया। देखिए, भाजपा पर जो राजनीतिक आरोप लगाया जा रहा है, तो भाई भाजपा एक राजनीतिक दल भी है। यदि वो कोई समाज सुधार का काम कर रही है, रिफॉर्म कर रही है और उसको राजनीतिक लाभ भी मिल रहा है, तो इसमें गलत क्या है? ये तो एक पंथ दो काज है ना। और भाजपा एक राजनीतिक दल भी है, इस बात को हमें जानना चाहिए। सभी राजनीतिक दल, यदि भाजपा राजनीति के लिए यूसीसी ला रही है तो आप विरोध भी राजनीति के लिए कर रहे हैं। यही राजनीतिक दल लोगों के बीच एक डर पैदा कर रहे थे, यही तो बयान में पीएम ने कहा। अरे यही तो मैं कह रहा हूं कि आप यदि विरोध कर रहे हैं ना, तो आप भी राजनीति के लिए कर रहे हैं और डर पैदा कर रहे हैं, तो राजनीति के लिए कर रहे हैं, कोई मुसलमानों के हित के लिए नहीं कर रहे हैं। कोई जैन विरोध नहीं कर रहा है, सिख विरोध नहीं कर रहा है, बौद्ध विरोध नहीं कर रहा है, पारसी विरोध नहीं कर रहा है, बहाई विरोध नहीं कर रहा है। मुसलमानों की तरफ से विरोध उठवाया जा रहा है, तब हम राष्ट्रवादी मुसलमान कहते हैं भैया मुसलमानों को भी विरोध नहीं करना चाहिए। आप पॉलिटिकल टूल किसी का नहीं बनिए, चाहे वो ये राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। ये आपके हित में एक काम हो रहा है, आप इसे स्वीकार कीजिए। और जहां तक अभी बात हुई तूफान ला देंगे जी, 370 के समय भी यही कहा था फारूक अब्दुल्ला ने, 370-35 से हट गई, कोई तूफान नहीं आया। और अभी भी ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूसीसी आने से तूफान आ जाएगा, कोई तूफान नहीं आएगा। तो सवाल यही है अभिषेक जवाब दीजिए। जैसा फैज साहब बोल रहे हैं कि ये तो सबके हित में हो रहा है, चाहे महिलाएं हैं, पुरुष हो, किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, सबके पक्ष में हो रहा है, तो फिर क्यों इसका विरोध, फिर क्यों आपको गैर जरूरी इतना लग रहा है? नहीं, अब मैं तब से उसी बात को पॉइंट आउट करने की कोशिश। इतनी एफर्मिटी क्यों है? जब डिस्कशन की बात होती है ना, जब प्रस्ताव की बात होती है, तो हर कोई अपना पक्ष प्रस्तुत करता है, तथ्य सामने होते हैं, आंकड़े सामने होते हैं, लोगों के व्यूज सामने होते हैं, आम जनमानस क्या चाहता है, ये सब कुछ है ना। निवेदन है नहीं, तो 75 साल के बाद, ये 9 साल जब आपका शासन बीत चुका है, उसके बाद ही आपके अंदर इतनी बेचैनी क्यों हो गई इस चीज को लेकर? जाहिर है ना कि ना कहीं आपका पॉलिटिकल एजेंडा। अरे क्या हुआ पॉलिटिकल एजेंडा है? तो राष्ट्रीय जनता दल का पॉलिटिकल एजेंडा नहीं, आप करिए ना, क्या दिक्कत है? अरे डिस्कशन, जब हम डिस्कशन की बात करते हैं तो इतनी एफर्मिटी नहीं होती है, और आप इसको थोपने की कोशिश कर रहे हैं, ये शब्दावली से जाहिर होती है। लेकिन क्या आप सुझाव और चर्चा के लिए तैयार हैं? आप एक लाइन बार बार कह रहे हैं कि इसे थोपने की कोशिश की जा रही है, टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन क्या आप सुझाव और सुझावों के लिहाज से आगे चर्चा के लिए तैयार हैं? लोकतंत्र में किसी भी मुद्दे को लेकर चर्चा से पीछे हटने की बात कौन करेगा? हम लोगों ने कब चर्चा से पीछे हटने की बात? चर्चा किसी भी मुद्दे को लेकर हो सकती है, लेकिन अगर कोई पार्टी नैरेटिव सेट करना चाहे, नैरेटिव सेट करके उसको थोपना चाहे, नहीं, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है अभिषेक, ऐसा क्यों लग रहा है जब आप 2016 का हवाला दे रहे हैं तो, और इसे आप गैर जरूरी बता रहे हैं, और आप इसे थोपना बार बार वर्ड का इस्तेमाल करें, तो ऐसा क्यों लग रहा है आपके शब्दों से कि आप वहीं पर फुल स्टॉप लगा रहे हैं? नहीं, आप समझिए ना कि 16 में इस चीज की प्रस्तावना, 18 में रिपोर्ट होती है, इसको गैर जरूरी और एकदम वांछनीय नहीं बताया जाता है। उसके बाद अभी की जो वस्तु स्थिति है, विभिन्न जो धर्मावलंबी हैं या डिफरेंट रिलीजन्स के जो लोग हैं, उन लोगों से उनके व्यूज कलेक्ट करना इनकी प्राथमिकता में नहीं है। चीजें क्या कैसे धरातल पर हो सकती है, ये प्राथमिकता में। ठीक है, क्या वाकई में ऐसा है जैसा अभिषेक बोल रहे? शिवम, आपके पास आऊंगा, क्या है आपकी प्राथमिकता में और क्या नहीं है, इस पर मैं बात करूंगा। लेकिन इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर, यूसीसी पर शरद पवार का बड़ा बयान सामने आ गया। सिख जैन समुदाय पर स्थिति को स्पष्ट किया जाना चाहिए। सिख समुदाय यूसीसी के पक्ष में नहीं है, यह शरद पवार की तरफ से कहा गया है। इन समुदायों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, ये शरद पवार की तरफ से, एनसीपी चीफ की तरफ से बड़ा बयान। और उन्होंने क्लियर कट बोल रहे हैं कि जो सिख समुदाय है वो यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में नहीं है। अब यही जो बयान सामने आ गया है, शिवम बताइए। अभिषेक झा एक प्री मेडिटेटेड बैट्समैन की तरह बात कर रहे हैं, बार बार थोपा जा रहा है, अभी नहीं आया है भैया। जैसे मैं इस बात को लेकर अफर्म कर रहा हूं कि ये पास होगा, इसी तरीके से मैं ये भी कह रहा हूं साथ साथ कि उस पर डिस्कशन होगा। उन्हीं शब्दों को पकड़ते हुए उस टोन और टोनालिटी पर सवाल उठा रहे हैं जहां ये कहा जा रहा है कि अब इसे लाया जाएगा, तैयारी पूरी है। लेकिन जो बात फैज साहब ने थोड़ी देर पहले कही थी अलग अलग समुदाय को लेकर, शरद पवार साहब ने भी तो अभी यही बात कह दी ना कि सबके पक्ष को जानने बहुत जरूरी है। सरकार को
अपने किसी भी निर्णय पर अफर्म ही होना चाहिए कि हम लेकर आएंगे। और मैं तो कहता हूं ये इस देश की बेहतरी के लिए कि एक सरकार 75 लेकिन शिवम उतना ही अफर्म होकर, आप मुझे 30 सेकंड उतना ही अफर्म होकर शरद पवार ये बोल रहे हैं कि सिख समुदाय तो पक्ष में ही नहीं है। मैं वही कह रहा हूं, कौन से सिख समुदाय से निकलकर ऐसी बात आई है जिसको शरद पवार जी ने कहा? जबरदस्ती लोगों को बुलाकर कहा जा रहा है आप इसके पक्ष में नहीं, आप इसके पक्ष में नहीं। लोग हैं नहीं, खुद ही बन गए। शरद पवार जी कब से सिखों के स्पोक्स पर्सन बन गए भाई? सब इस चीज का स्वागत कर रहे हैं, यूसीसी का कौन स्वागत नहीं कर रहा? अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुछ और लोग, मैं तो मानता हूं कि मुस्लिम भी इस का समर्थन कर रहे हैं। मेरे भाई जो बराबर में बैठे हैं वो धर्म से मुस्लिम है, इनको कोई परेशानी नहीं है। कल इन्होंने ईद मनाई है, जिस तरह के कपड़े इनको पहनने हैं पहन सकते हैं, जिस तरह से विवाह पद्धति इनकी है वो कर सकते हैं, जिस तरीके से इनको जीवन जीना है वो जी सकते हैं, उसका यूसीसी से कोई लेना देना नहीं है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, कोई धार्मिक कोड नहीं है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, यूनिफॉर्मिटी के लिए है सिविल लॉज में। आप इसको जबरदस्ती धर्म से जोड़कर जो है लोगों को अगर डराने की कोशिश कर रहे हैं तो वो अब नहीं चलने वाला है, नहीं चलने वाला है। लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण यह है कि किस तरीके से अपने अपने तर्क सामने रखे जा रहे हैं, क्योंकि एक और बड़ी खबर है जहां यूसीसी पर विपक्ष में भी अब अलग अलग राय नजर आ रही है और यूसीसी पर आम आदमी पार्टी का सशर्त समर्थन, जिसको लेकर हमने थोड़ी देर पहले जानकारी दी, जहां अनुच्छेद 44 में भी यूसीसी की बात है, यह आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। मंगलवार को प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया और कहा कि अब समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने का समय है और इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी कई मर्तबा कह चुका है, एक ही परिवार में 2 सदस्यों के लिए 2 कानून क्यों। इस पर बात करने के लिए आम आदमी पार्टी से राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक जी हमारे साथ हैं। आपका क्या सोचना है इस पर? देखिए, सैद्धांतिक रूप से इस मुद्दे का हम समर्थन करते हैं, यूसीसी का समर्थन करते हैं। आर्टिकल 44 भी यूसीसी का समर्थन करती है, लेकिन हमारा ये मानना है कि चूंकि ये मुद्दा सभी संप्रदायों से जुड़ा हुआ है और ये मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए हम चाहते हैं कि सभी राजनीतिक दलों से, सभी गैर राजनीतिक दलों से, सभी संप्रदाय के लोगों के साथ बैठकर इस पे एक कंसेंसस बिल्ड करके इसको ही आगे जाना चाहिए। कुछ लोगों ने अभी विरोध भी करना शुरू कर दिया है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, तो आपको भी लगता है कि विरोध की जगह एक सामूहिक सहमति पहले बने, चर्चा हो, उसके बाद चीज़ें? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सामूहिक सहमति बनने के लिए बातचीत शुरू करना होगा। तो जो भी विरोध कर रहे हैं उनके सबके साथ बैठना चाहिए। इतना समय, अगर इसमें थोड़ा और समय लग जाए पर अगर सहमति सभी में बन जाए तो वो देश के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभिषेक, इस पर आपसे जवाब जरूर चाहूंगी। अगर वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि सशर्त समर्थन के लिए तैयार है, मुद्दों की बात करिए ना, आप उस टोन टोनालिटी पर सवाल उठा रहे हैं जहां कह रहे हैं कि थोपा जा रहा है, लेकिन अगर चर्चा भी हो रही है तो चर्चा में शामिल होंगे या नहीं? नहीं, हमने ये कब कहा कि लोकतंत्र में किसी भी चर्चा से हम पीछे हटने की बात करते हैं, और हमने जो बातें कही, बार बार इस शब्द का इस्तेमाल किया कि थोपा जा रहा है, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब हम किसी डिस्कशन में जाते हैं तो हो सकता है कि हम पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ बढ़े, हो सकता है नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ बढ़े, हो सकता है डिस्कशन के बाद, तथ्यों के आकलन के बाद उसको स्वीकार किया जाए या नहीं किया जाए। लेकिन जब रिजल्ट पहले ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा, स्थितियां पहले ही स्पष्ट की जाएगी कि हाँ डिस्कशन होगा, लेकिन डिस्कशन होने के बाद बिल पास हो जाएगा, फिर डिस्कशन का क्या होता है भैया? अगर हमने उसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी आपको गिनाए या आपने पॉजिटिव गिनाए, हम ही ने पॉजिटिव गिनाया, आपने नेगेटिव गिना दिया, और उन सबके बाद हम ठीक है अभिषेक, आप बोल रहे हैं कि रिजल्ट अगर पहले डिक्लेयर किया जाएगा, बहुत बड़ा प्रश्न यहां पर लगा रहे हैं। शिवम, आपसे इस पर जवाब लूंगा, लेकिन इस बीच देखिए बड़ी खबर, उत्तराखंड में यूसीसी लाने की तैयारी पूरी है। सीएम पुष्कर धामी ने ऐलान किया उत्तराखंड में शीघ्र लागू करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए होगा समान कानून। यह धामी की तरफ से कहा गया है, उत्तराखंड के सीएम की तरफ से। और यूसीसी पर धीरेन्द्र शास्त्री का भी बयान सामने आया है, कहा है कि एक देश में एक कानून जरूरी है, विरोध करने वाले देश में एकता नहीं चाहते हैं। एक कानून की आवश्यकता होना चाहिए, आवश्यक है, और एक विधान होना चाहिए। इससे जो है सामाजिक समरसता बनेगी और फूट जो है वो फूट की पाट मिटेगी, खाई मिटेगी। एक विधान, एक कानून होना चाहिए। फैसाब, मामले को जिस तरीके से पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, अब शरद पवार साहब का भी बयान देखें तो उन पर भी सवाल उठा दिए गए कि उन्होंने सिखों पर दाव खेल दिया, इसलिए इस तरीके से बात कह रहे हैं वो। किस सिख नेता ने कहा, किस जैन नेता ने कहा, किस बौद्ध और ईसाई नेता ने कहा, ये बताइए। शरद पवार खुद ही नेता बने जा रहे हैं, अपने मुंह मियां मिट्टू बने जा रहे हैं। वो कहां सिखों के प्रतिनिधि हो गए, वो कहां जैनों के प्रतिनिधि हो गए। यही राजनीति है
जो कि इन समुदायों को खामखा इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। अब दूसरी बात, एक बात और इसमें आई थी, ठीक है कि एक मिनट मुझे कंप्लीट कर लीजिए सर, वक्त कि यहां धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। ये कहा जा रहा है धार्मिक स्वतंत्रता का हनन बिल्कुल नहीं हो रहा है सर। नमाज पढ़ने का, रोजा रखने का अधिकार आपको रहेगा, और विवाह में भी समान नागरिक संहिता लाई जा रही है। तो ये नहीं सब, चलिए ठीक है सर, अब वक्त की कमी है सर। सर माफी के साथ आपको रोक रहा हूं सर, पूरी माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। विषय का आखिरी कमेंट आपसे ले रहा हूं, क्योंकि आपने अभी जाते जाते बोला कि रिजल्ट तो पहले से ही घोषित है, परामर्श की क्या जरूरत है। वन लाइन में आप बताइए, ऐसा क्यों आपको लग रहा है? नहीं, जिस तरह से बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बातें कहते हैं या अन्य नेता प्रवक्ता कहते हैं, उससे साफ तौर पर लगता है इन लोगों ने मन बना लिया है कि हमें ये चीज लागू करनी है। तो फिर हमें लगता है कि सबको एक मूर्ख बनाने का प्रयास हो रहा है कि आइए अपने सुझाव दीजिए, अपने राय दीजिए, हम इन चीजों को एनालिसिस करेंगे, तब हम रिजल्ट तक पहुंचेंगे। आपको लगता है शिवम, अब आने वाले वक्त में 3 जुलाई को होने वाली बैठक के बाद ये सुर बदल सकते हैं? TV9 भारतवर्ष ने एक निर्णय लिया कि 12 बजे हम एक बुलेटिन करेंगे और ये तय है। कुछ लोगों ने उसमें सुझाव दिए, कुछ ने कुछ और सुझाव दिए। इसका ये मतलब तो नहीं है कि प्लान ड्रॉप कर दिया जाए कि वो बुलेटिन ही नहीं आएगा। मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की एक कमिटमेंट है और लोकतंत्र का यही तरीका है। सरकार कोई मसौदा, कोई बिल लेकर आती है, चर्चा करती है विपक्ष से, लेकिन अगर विपक्ष उस बात को मना करता है तो वो बिल ही ना। सवाल उठाया गया कि एक कानून में आखिर डर क्या है, और इस तरीके की बयानबाजी के साथ साथ ये डर फैलाने की बात क्यों कही जा रही है। आगे बढ़कर आप सभी हमारे साथ जुड़े, वक्त की कमी थी, आप सभी हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।